हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम MSc केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक का। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन SPPU MSc केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम का। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं तो इन ऑर्गेनिक का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, आपके फायदे के लिए वीडियो है। इतना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करोगे, अच्छे से इसको सोल्व करोगे, मेरे साथ साथ सोल्व करोगे। पहले खुद सोल्व करना, उसके बाद जब नहीं सोल्व होता है तो वीडियो सोल्यूशन देखने की कोशिश करना। ओके, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद है तो लाइक करना। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो VBT का जो लिमिटेशन था वो क्या था? तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक ऑफ O2। एक्चुअली क्या था कि जो VBT था वो O2 को डायमैग्नेटिक बताता था। VBT ने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इवन होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होता है और जो ऑड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन O2 क्या होता है? O2 अगर देखा जाए तो O2 का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। तो 8 इंटू 2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो जब 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या है? इवन ही तो है। तो जब इवन है तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। और जब MOT आते हैं तो इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि O2 डायमैग्नेटिक नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर VBT जो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो फेल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतलब कि MOT था, MOT ने आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट किया था, बताए थे कि इस तरह से आप O2 का निकाल सकते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2p, हाँ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी सेम होती है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गए, 11 12 13 14 14 14 15 16। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो फिल्डअप है वो सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप हो रहा पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर में। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक होगा, O2 नॉट डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर VBT जो थे वो फेल हो गए थे। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट का। और यहाँ पर देख सकते हैं O2 का ये MOT डायग्राम जो मेंशन किया था, MOT ने इसको डायग्राम ऐसा शो किया था। पहले MOT जो थे वो सिंपली वो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताए थे, उसके बाद डायग्राम के बारे में बताए थे। यहाँ पर डायग्राम O2 का है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आयंस हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इस ऑप्शन के अंदर आपको बताना है, इस ऑप्शन के अंदर में कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो NO+ है, तो NO+ एक्चुअली कितने होगा? नाइट्रोजन कितने होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 जो है लूज कर रहे हैं, तो -1 होगा। तो यहाँ पर देखो 8 और 7 15 में से 1 जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस सिंपली जो है N2 की तरह बिहेव करेगा। N2 जो आप होता है जिसको हम डायटोमिक बोलते हैं, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितने होते हैं? N2 के अंदर 3 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। तो NO+ के अंदर भी 3 बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। O2+ जो होते हैं इसके अंदर भी 2.5 देखने को मिल जाते हैं। और N2 जो प्लस होते हैं इसके अंदर भी 2.5 देखने को मिल जाते हैं। और C2+ के अंदर में देखने को मिलते हैं, उसके अंदर भी 2.5 देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको डायग्राम नहीं पता है NO+ का, तो यहाँ पर NO+ का डायग्राम होता है, जहाँ पर इसको अच्छे से आप रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, सिंपली मैं तो आपको बता तो दिया हूँ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पर देखो ये सिग्मा 2s है वो एक बॉन्डिंग है, और सिग्मा स्टार जो है ये एक एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको बॉन्डिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। अपॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 8 - 2 6/2 मतलब कि 3। मतलब कि सिंपल ये हो गया कि NO+ के अंदर में
3 बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलती है। तो यही मैंने आपको बताया कि NO के अंदर में 3 बॉन्ड देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। अगर आपको रिमेंबर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है पता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 2 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा क्या था, कैरेक्टर ऑफ लूमो साइनाइड माइनस और O2 रिस्पेक्टिवली। मतलब सिंपली ये है कि साइनाइड माइनस और O2 के बीच में आपको बताना है लूमो, कि लूमो में कौन सी इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होती है, तो उसके बारे में सिंपली आपको बताना है। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको SPP की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अपने मन से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। जो भी SPP के अंदर में सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं SPP एंट्रेंस एग्जाम में, एकदम सेम उसी की तरह रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ और उसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन के अंदर में भी। तो अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो थर्ड नंबर में आपको साइनाइड माइनस का लूमो बताना है और O2 का भी लूमो बताना है। तो साइनाइड माइनस का लूमो बताने से पहले आपको डायग्राम आना चाहिए। कैसे हम डायग्राम निकालते हैं, MOT डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ये सिंपली क्या है, साइनाइड माइनस का MOT डायग्राम है, इस तरह से देखने को मिलती है। साइनाइड में कार्बन कितने होते हैं, साइनाइड के अंदर में 6 कार्बन होते हैं और नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव माइनस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एडिशन होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 7 13 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल जाती है साइनाइड माइनस के अंदर में। और सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन फिल्डअप कर लेना है MOT डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल्डअप किया, ये एक नन बॉन्डिंग के अंदर आता है। ये फिर सिग्मा आपको बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, फिर पाई आपको बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर उसके बाद नन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, फिर पाई स्टार मिलेगा, सिग्मा स्टार मिलेगा। अब देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये सिंपली क्या है, वो होमो है। सिंपली क्या है, होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको लूमो है। ये सिंपली क्या है, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि लूमो बताना है, लूमो बताना Cn माइनस का, तो लूमो हो जाएगा पाई स्टार Cn माइनस का। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है जीरेड और अनजीरेड। तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए जीरेड किसको बोलते हैं और अनजीरेड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को पहले समझेंगे, ये इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे को जीरेड और अनजीरेड में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो पहले आपको जीरेड और अनजीरेड समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, जब सिग्मा बॉन्डिंग हो, जब सिग्मा बॉन्डिंग हो तो उसको हम बोलते हैं जीरेड, यहाँ पर ध्यान रखना। और जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो, मतलब सिग्मा स्टार हो, जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो तो अनजीरेड होता है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग मतलब अनजीरेड, मतलब मैच कर रहा है एंटी अन। तो यहाँ से आप ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्डिंग हो तो जीरेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो अन से अनजीरेड। तो यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन पाई के केस में क्या होता है, पाई के केस में सेम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जब सिग्मा बॉन्डिंग में जीरेड होता है तो पाई के केस में क्या होता है, पाई के केस में बॉन्डिंग में अनजीरेड हो जाता है। और पाई जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसके केस में क्या होता है, जीरेड हो जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये बेसिक पता है तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना है, पाई स्टार है मतलब कि पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग केस में उल्टा हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, पाई जी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पाई जी है, ऑप्शन सी में आपको देख रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं O2 के अंदर में क्या लूमो है, कौन सी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप कर रहा है लूमो के अंदर में। तो O2 के यहाँ पर MOT डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको जो है ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, होमो क्या है, होमो है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो फिल्डअप है ये खाली जो है ये आपका लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या है, लूमो के अंदर में सिग्मा स्टार है। तो सिग्मा स्टार के अंदर में क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार के अंदर में अनजीरेड हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही। तो सिग्मा अनजीरेड हो जाएगा। तो ऑप्शन सही है क्या, सिग्मा अनजीरेड। कहाँ गया ऑप्शन, आपको सिग्मा अनजीरेड है, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन रिजल्ट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एस से सिग्मा बनता है, एस और पी जेड से, एस और पी जेड से भी बनता है सिग्मा। ओके, पी जेड से भी सिग्मा बनता है, लेकिन पी एक्स और पी वाई से पाई बनता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। ऑप्शन ए में दे रखा है सिग्मा
अनजीरेड लोवेस्ट एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा जीरेड जो होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, और सिग्मा अनजीरेड जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। और पाई का केस में उल्टा हो जाएगा, पाई जीरेड जो होता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है, उल्टा हो जाएगा। पाई जो अनजीरेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, सिंपली उल्टा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिग्मा अनजीरेड, तो सिग्मा अनजीरेड का मतलब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है तो एनर्जी इसकी लोवेस्ट तो हो नहीं सकती, इसका ऑप्शन गलत। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वही है, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर बोला सेकंड लोवेस्ट, ये भी गलत। ऑप्शन सी में पाई जीरेड के अंदर में एंटी बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी फिर ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रहा है, तो भी गलत। ऑप्शन डी में पाई अनजेड का मतलब है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इसकी एनर्जी कम होती है, तो लोवेस्ट एनर्जी होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 6 नंबर में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला होता है बेसिक, यही फॉर्मूला होता है बेसिक। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम है C2 का डायग्राम, सिंपली MOT डायग्राम है, और C2 मैंने आपको बताया C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स को देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बॉन्डिंग देखो, ये आपको बॉन्डिंग है, ये आपको बॉन्डिंग है, ये आपको बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 बॉन्डिंग हो जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 1 4, मतलब 4 आपको एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, अपॉन 2 हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8 - 4 4 अपॉन 2, मतलब 2 आपको बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा C2 का, ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स लेबाइल। देखो ये क्वेश्चन जो है एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलती है इनर्ट और लेबाइल से। तो पहले हम समझेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर में लेबाइल कौन से होते हैं और इनर्ट कौन से होते हैं। लेबाइल के लिए D0, D1, D2, D7, D9, D4 हाई स्पिन के अंदर में, और D5 भी हाई स्पिन के अंदर में, और D6 भी हाई स्पिन के अंदर में, और D10 नॉर्मल, मतलब उसमें D10 में हाई स्पिन लो स्पिन तो कोई मतलब नहीं होता ना, तो यहाँ पर D10 ये आपको सारे के सारे लेबाइल होते हैं। यहाँ पर देखो D4 हाई स्पिन लेबाइल होता है, और D4 लो स्पिन जो होता है इनर्ट होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। D5 हाई स्पिन लेबाइल होता है, और D5 लो स्पिन इनर्ट होता है। D6 हाई स्पिन लेबाइल होता है, और D6 लो स्पिन इनर्ट होता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, इनर्ट जो होता है D3 होगा, D4 होगा, और D4 का लो स्पिन होता है, और D5 का लो स्पिन होता है, और D6 का लो स्पिन होता है, और D8 जो होता है, ये सारे इनर्ट होते हैं। यहीं पर आपको समझना है बेसिक चीज। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको ऑप्शन D को निकालोगे तो क्या होता है, जिंक जो होते हैं वो +2 में आते हैं, और जिंक जब +2 में होते हैं तो D10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाती है। तो जब D10 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ऑफकोर्स लेबाइल ही होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगी। बाकी A और B और C ऑप्शन खुद एक बार चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा IPAC जो है इसका नाम क्या हो सकता है, सिंपली इसका नाम C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। तो बेसिक चीज है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट बिहेव एम्बीडेंटेड लिगेंड। NO2- एम्बीडेंटेड लिगेंड है, HCN एम्बीडेंटेड लिगेंड है, H2O3- जो होता है वो भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन। यहाँ पर देखो आयरन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो आयरन को जिसको बताना है उसको एक सपोज करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर Cp जो होता है -1 इसकी चार्ज होते हैं, और इसके बाद BF4 जो होते हैं वो भी -1 चार्ज शो करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, सिंपली 0। अब यहाँ से निकालोगे तो x इक्वल टू -3 0, सिंपली x इक्वल टू होगा वो 3 देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन इसका D करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी Ni2+ कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको Ni2+ में बताना है कि क्या इसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। देखो Ni2+ जो होता है उसके अंदर D8 का केस होता है,
सिंपली क्या होता है, D8 का केस होता है। और जब D8 के केस में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फिलअप करना है जिसके अंदर 2 एंड पेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। तो यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं T2G पहले इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करेंगे। सिंपली यहाँ पर EG का इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल्डअप कर दिया, तब पर भी आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सही किया। ओके, अब हम बात करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो हो सकता है, लेकिन क्या साथ साथ आपको स्क्वायर प्लेनर हो सकता है? नहीं हो सकता। स्क्वायर प्लेनर के अंदर में पेयरिंग होना चाहिए, लो स्पिन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी तो लो स्पिन होगा, तभी तो पेयरिंग होगा। बट यहाँ पर पेयरिंग होगा तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेन नहीं होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल भी देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ए टीबीपी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी जो एनर्जी होती है डी जेड स्क्वायर की सबसे ज्यादा होती है, और डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर की जो होती है डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर डी एक्स जेड और वाई जेड की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सबसे पहले हम डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन किसमें है? इसमें है और एक इसमें है। उसके बाद डी एक्स जेड की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सिंपली ऑप्शन इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी कि डी जेड स्क्वायर, हाँ, क्योंकि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा इक्वल डी एक्स वाई होगा। फिर उसके बाद होगा डी एक्स जेड वाई जेड। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डबल सॉल्ट डिफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बिकॉज। सिंपली इसका ऑप्शन जो होते हैं डी, मतलब ये डज नॉट रिटेन आइडेंटिटी सॉल्यूशन, इसके अंदर में रिटेन नहीं करता है। जब भी हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स से हम डिफर करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी जो रीजन होती है वो रिटेन नहीं करता है इसकी सॉल्यूशन के आइडेंटिटी का। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डज नॉट डिसोसिएट, ऐसी बात नहीं, डिसोसिएट होता है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत। आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो डबल सॉल्ट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होती है। यहाँ पर डज नॉट डिसोसिएट मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स दोनों दे रखा है। एग्जांपल आपको बताना है कि आयनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म है। सिंपली देखो ये जो आपको दे रखा है ये सिंपली क्या है, यहाँ पर कटायनिक चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर अनायनिक चार्ज होगा, यहाँ पर कटायनिक होगा, यहाँ पर अनायनिक चार्ज हो जाएगा। सिंपल। तो जब कटायनिक और अनायनिक चार्ज होता है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, आयनाइजेशन तो होगा नहीं। लिंकेज होने के लिए आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो लिंकेज भी नहीं होगा। ज्योमेट्रिक होने के लिए सिस ट्रांस होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी सिस ट्रांस नहीं तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। बोरेक्स बीड टेस्ट जो यूजुअली किस चीज के लिए यूज की जाती है, इसकी आइडेंटिटी किस चीज के लिए यूज की जाती है, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो सिंपली जो यूज की जाती है वो ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज की जाती है। देखो बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है वो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में यूज की जाती है, वो भी ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज की जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, C16 हैज, मतलब सिंपल ये है कि C16 जो होता है वो क्या होता है, कार्बन्स का एलोट्रोप्स होता है। कार्बन्स का क्या होता है, एलोट्रोप्स होते हैं। और जो C16 जो होता है उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, मतलब ये फुटबॉल की तरह होता है। और इसके अंदर कितने पेंटागोन्स होते हैं और कितने हेक्सागोन्स होते हैं आपको इस तरह देखने को मिल जाती है। इसकी स्ट्रक्चर ये फुटबॉल की तरह देखने को मिलती है। C16 इसके अंदर जो होता है वो आपको 12 पेंटागोन्स होते हैं और 20 हेक्सागोन्स होते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड को और मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर से हम ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलती है। जब एल्युमिनियम कार्बाइड को हम वाटर के साथ सिंपली ट्रीट करते हैं तो आपको मीथेन देखने को मिल जाती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, मीथेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और जब हम मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर से हम ट्रीट करते हैं तो प्रोपाइन देखने को मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन है, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ये बेसिक चीज ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाती है कि इनऑर्गेनिक के अंदर में एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ट्रीट करते हैं तो क्या देखने को मिलती है, तो मीथेन देखने को मिलती है। और मैग्नीशियम कार्बाइड को हम ट्रीट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलती है, प्रोपाइन, नॉट प्रोपीन।
प्रोपाइन देखने को मिलती है, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बेयर प्रोसेस इन्वॉल्व। तो बेयर प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि बेयर प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, बोरेक्स से सोडियम बोरोहाइड्रेट बनता है। ये सिंपली ये बनता है बेयर प्रोसेस के अंदर देखने को मिल जाती है। ये बोरेक्स है Na2B4O7 को हम रिडक्शन करते हैं, सिंपली यहाँ पर रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करने के साथ आपको NaBH4 देखने को मिलती है, सोडियम बोरोहाइड्रेट देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। सिंथेसिस ऑफ NaBH4 का सिंथेसिस की जाती है किससे, बोरेक्स से। तो यहाँ पर आपका बेयर प्रोसेस ही होता है इसका। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक फॉस्फाजिन N4P4Cl8। ये होता है साइक्लिक फॉस्फाजिन N4P4Cl8। इसका सिंपली ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। PCl5 से हम रिएक्ट करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो आपको N4P4Cl8 देखने को मिलती है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट द वैल्यू। आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर में। किसका निकालना है, इस कंपाउंड का निकालना है और इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पर हम डिस्कस करेंगे। देखो ये सिंपली क्या है, Fe कितने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सिंपली +3 में होगा, और जब +3 में होगा तो D5 होगा। बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो कोबाल्ट होंगे कितने में होंगे, कोबाल्ट आपको सिंपली क्या होंगे, साइनाइड -1 होता है इसकी नेगेटिव चार्ज, तो 5 - 3 सिंपली यहाँ पर +2 में देखने को मिल जाएगा कोबाल्ट। तो जब +2 में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर ये D7 में देखने को मिलेगा। और जब ये D5 में होंगे Fe+3, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिंपली इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्डअप करेंगे, यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रॉन को हम फिल्डअप करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड देखने को मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड देखने को मिलेंगे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उसका क्या होगा, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो सकता है, डी हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, √N × N+2 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, तो आप खुद निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसमें 0.98 या 0.73 ऐड कर देते हैं, तो हमारा वो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। तो 5 इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब हम D7 की हम बात करेंगे, तो D7 में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल्डअप करेंगे, तो यहाँ पर हम लिगेंड के बिहेवियर भी देखेंगे ना, कौन सा लिगेंड इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स में साइनाइड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्डअप करेंगे, उसके बाद यहाँ से पेयरिंग करेंगे, तो आपको देखने को 6 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा। इसका मतलब ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के अंदर में 1 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जो 1.73 देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो अब वेवलेंथ जो होता है एनर्जी पे डिपेंड करता है, और एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है वेवलेंथ सिंपली। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है किसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ सारे ऑप्शन जो है सारे जो ऑप्शन है वो क्रोमियम +3 में है। तो क्रोमियम +3 में है तो वहां पर तो आप एनर्जी डिसाइड नहीं कर पाओगे, डेल्टा CFAC नहीं निकाल पाओगे, एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। तो जब आप एनर्जी नहीं निकाल पाओगे क्रोमियम से, तो आप कैसे निकाल पाओगे, लिगेंड से निकाल पाओगे। जिसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी डेल्टा CFAC वैल्यू जो होगी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर NO2 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जब आपको पता है कि आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि NO2 माने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उसके बाद अमोनिया होता है, उससे कम वाटर होता है, हाँ उससे कम वाटर होता है, सबसे कम फ्लोराइड होता है। तो NO2 का लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो A की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो जब D की एनर्जी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इस हिसाब से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन M2+ हैज मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.0 बोर मैग्नेट्रॉन आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन मेटल आयन आपको डी कॉन्फिगरेशन बताना है। पहले आपको मेटल बताना, वो भी आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना, उसके बाद कॉन्फिगरेशन भी बताना है सही करेक्ट।
तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो अगर 4 मैग्नेट्रॉन देखने को मिल रहे हैं तो इसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 4 ही होगा, ऑलमोस्ट आपका 4 ही देखने को मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इसका जो n आएगा वो 4 आएगा, मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही आएगा। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। Fe+2 में है तो Fe+2 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? D6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो जब D6 इलेक्ट्रॉन कैसे हम फिलअप करेंगे, तो पहले हम T2G के इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद हम Eg के इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 है और नीचे आपको 2 है, मतलब कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? T2G के अंदर में आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 2 3 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं T2G के अंदर में। और Eg के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं? 2। तो सिंपल यही है कि Fe+2 तो आपके अंदर आ गया है। Fe+2 के अंदर में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपको T2G में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को भी मिल रही है और Eg में भी 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रही है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वायलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर इज ड्यू टू। देखिए आयोडीन एक्चुअली क्या होता है, ये I2 होता है और इसके अंदर लोन पेयर होता है। सिंपली क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो जो लोन पेयर होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इसके पाई के एंडिंग बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सिंपल इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मेटालिक बॉन्डिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन। जो मेटालिक बॉन्डिंग होता है वो एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी का। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इस ऑप्शन में कौन सा है? तो सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इन बैंड थ्योरी द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंड थ्योरी के अंदर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ओवरलैप होता है वो किसके बीच में होता है? तो सिंपली ये मेटल के बीच में होता है। अगर आपने पढ़ा होगा सिंपली सॉलिड स्टेट के अंदर में वैलेंस बैंड के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इन्वॉल्व करता है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के अंदर में। जो बॉन्डिंग जब होता है तो उसके अंदर आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर में क्या होता है, हायर एनर्जी बैंड वे इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। वहां पर क्या होता है, जब हायर एनर्जी जब बैंड के केस में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कहीं भी फ्रीली मूव करता है। तो मूव इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा फ्रीली? वो मेटल के अंदर में करता है। जब मेटल जो होता है वो मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजिली फ्रीली मूव करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बॉर्न हैबर साइकिल यूज टू कैलकुलेट। जो हम कैलकुलेट करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल वो किसके यूज से कैलकुलेट करते हैं? सिंपल लैटिस एनर्जी के यूज से हम कैलकुलेट करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम TiO3 जिसको हम पेरोवस्काइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी गेट में आ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। CaTiO3 जिसको हम पेरोवस्काइट बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट का है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका बताना है? टाइटेनियम का बताना है, टिटानियम का बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है CaTiO3 का, ये बेसिक फॉर्मूला होता है AbO3। यहाँ पर कैल्शियम होता है कटायन, यहाँ पर होता है टाइटेनियम कटायन, यहाँ पर ऑक्साइड होता है। जब टाइटेनियम का जो कटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, कैल्शियम का जो होता है वो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्सीजन का होता है वो 6 होता है। तो सिंपली यहाँ पूछा गया है किसका? टाइटेनियम का। तो 6 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगी, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर कैल्शियम पूछता तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता, और ऑक्सीजन पूछता तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी एटम्स आर देयर एलिमेंट पैक्ड FCC। सिंपली FCC के अंदर जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 4 होता है। और BCC के अंदर जो जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? 2 होता है। तो ये आपका बेसिक आपको पता है होना चाहिए सॉलिड स्टेट के अंदर में। इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है, कटायन वैकेंसी होता है और कटायन इंटरेस्टियल होता है। इसका ऑप्शन आपका सही है। हाँ, बी ऑप्शन जो होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो अनायन वैकेंसी होता है और कटायन इंटरेस्टियल होता है, ये गलत होता है। कटायन वैकेंसी होता है, अनायन वैकेंसी नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज होता है, ये भी सही है कि फ्रैंकल के अंदर में इसकी जो डेंसिटी होता है वो अनचेंज होता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन में डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज करता है शॉर्ट की केस के अंदर में, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। मतलब इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर हीटेड, जब हम क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड को NaCl को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर प्रेजेंस में, तो येलो कलर देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी जो वजह होती है ये एफ सेंटर की वजह से ही होता है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। हाँ 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एसिड कैटालिसिस इन ईस्टर, जब हम ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जब भी हम ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं और वो भी एसिड के प्रेजेंस में, एसिड में HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, तो सिंपली क्या देखने को मिलती है, आपको एसिड देखने को मिलती है और अल्कोहल देखने को मिलती है। सिंपली क्या देखने को मिलती है, जब भी ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल देखने को मिलती है और दोनों का जो फेज होता है सेम फेज होता है, लिक्विड लिक्विड दोनों का फेज सेम होता है। जब दोनों का जब फेज सेम होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। जहां पर अगर फेज आपका डिफरेंट होता है, रिएक्टेंट के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में डिफरेंट फेज होगा तो वहां पर हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे। लेकिन इस तरह के केस में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फेज सेम देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगी, होमोजीनियस कैटालाइसिस। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर में इंक्रीज द कॉलम टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पर ये था कि जब गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जनरली होता क्या है, तो सिंपली मैं बता दूं आपको, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर में क्या होता है, उसकी जो रिटेंशन टाइम होती है वो डिक्रीज कर जाती है और हायर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो वहां पर जो रिटेंशन टाइम होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर में वो डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं रिटेंशन टाइम डिक्रीज करती है विथ हायर टेम्परेचर। इसका रीजन ये होता है कंपाउंड जो होते हैं वो तेजी से इल्यूट करने लगते हैं और जब तेजी से इल्यूट करने लगेंगे तो वहां पर सेपरेशन जो होगा वो लेस सेपरेशन होता है और जब लेस सेपरेशन होगा तो उसकी जो कंपाउंड जो पीक आएगी NMR के अंदर में तो वहां पर ओवरलैपिंग पीक आएगी और ब्रॉड टाइप का पीक आएगा और जब ब्रॉड पीक आएगी, ओवरलैपिंग पीक आएगी तो उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कंपाउंड को कि ये कंपाउंड क्या कंपाउंड है, रियल में कंपाउंड है या नहीं है जो आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर टेम्परेचर को गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर में कम रखते हैं। जैसे हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर सेपरेशन नहीं हो पाएगी, उसकी इल्यूट जो होती है वो तेजी से निकलने लग जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, डिक्रीज रेजोल्यूशन हो जाती है, इसकी रिटेंशन जो टाइमिंग होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द RF वैल्यू ऑफ कंपाउंड आपको दे रखा है, द सॉल्वेंट फ्रंट मूव 13 सेंटीमीटर, तो हाउ फार डिड द कंपाउंड मूव। सिंपली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये TLC से क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाती है, इनऑर्गेनिक के अंदर में। इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन मैंने कराया हूं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। यहाँ पर देख सकते हैं जब भी RF निकालते हैं तो RF निकालने जो फॉर्मूला होता है, रिटेंशन फैक्टर निकालने जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पर सिंपल ये देख रहे हैं RF का वैल्यू आपको दे रखा है 0.65 और आप जो कंपाउंड जो सॉल्वेंट जो मूव कर रहा है वो सॉल्वेंट मूव कितना कर रहा है, 13 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। निकालना आपको कंपाउंड का निकालना है। सिंपली यहाँ पर कंपाउंड को निकालने को मैं x सपोज किया, यहाँ पर x निकालोगे तो 8.54 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको कभी कभी आपको रिटेंशन फैक्टर निकालने को देखने को क्वेश्चन मिल जाती है, एनालिटिकल से कभी कभी न्यूमेरिकल कभी थ्योरेटिकल देखने को मिल जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपली एक फॉर्मूला होता है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी का, होता है फॉर्मूला ये होता है F = K × 5 एप्सिलॉन C I नॉट होता है। F क्या होता है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी होता है, K आपको कांस्टेंट होता है, 5 आपको क्वांटम एल्ड होता है, एप्सिलॉन जो होता है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी होता है और C कंसंट्रेशन होता है। I नॉट क्या होता है, I नॉट इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी होती है। तो सिंपली जो होता है वो क्या होता है, F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन का होता है। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन TGA ए सैंपल लूजेज 45% ऑफ इट्स मास, मतलब कि उसके मास का 45% लॉस कर रहा है सैंपल का। ओके, टेम्परेचर आपको दे रखा है, इनिशियल मास आपको दे रखा है 200 mg, तो 200 mg के अंदर में लॉस कितना कर रहा है मास इनिशियल का, 45% लॉस कर रहा है।
200 mg का 45% क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग मास, मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ मास क्या आ सकता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो इनिशियल मास आपको 200 mg है, जिसमें लॉस कर रहा है 45%, 200 mg का लॉस कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा 90 mg आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 90 mg जो है 200 mg के अंदर में लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब 45% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 90 mg लॉस हो रहा है। जब 90 mg लॉस हो रहा है तो बचा कितना, तो 200 में से 90 mg माइनस करेंगे तो 110 देखने को मिलेगा, मतलब 110 mg देखने को मिलेगा। ये आपको रिमेनिंग हो रहा है, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया वो बाय इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया FeN जो नाइट्रोजन होते हैं आयरन से अटैच होता है प्रोफाइरिन का, उसके बताना बॉन्ड डिस्टेंस डीऑक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑक्सी है, ये डीऑक्सी है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो नाइट्रोजन से अटैच होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिक, यही इसी की हम बात कर रहे हैं। सिंपली मैं थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको ये है, ये बेसिक जो Fe से अटैच है, सिंपली Fe से नाइट्रोजन अटैच है। हाँ, N क्या होता है, N प्रोफाइरिन रिंग होते हैं जिसको हम हीम प्रोटीन बोलते हैं, उससे अटैच होता है। और जो अटैच हो रहा है इसकी बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है, तो ऑक्सी के अंदर में और डीऑक्सी के अंदर में, तो डीऑक्सी के अंदर में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है Fe से और नाइट्रोजन से अटैच होता है, उसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 2.1 होता है सिंपली। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर में जो अटैच होता है Fe से, वो 2.0 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखना कि जब बॉन्ड डिस्टेंस होता है Fe और नाइट्रोजन के जो प्रोफाइरिन रिंग होते हैं उससे जो अटैच होता है, उससे जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है डीऑक्सी का 2.1 एंगस्ट्रॉम होता है अप्रोक्स, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है 2.0 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन आपका 37 का 1 करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, दोनों डाई मैग्नेटिक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन हीम प्रोटीन। देखो हीमोग्लोबिन के अंदर में प्रोफाइरिन रिंग होता है, एक हीम प्रोटीन होता है। सिंपली हेमोसाइनिन जो होता है इसके अंदर प्रोफाइरिन रिंग नहीं होता है, तो ये एक नॉन हीम प्रोटीन होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मायोग्लोबिन के अंदर भी हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और साइटोक्रोम P450 P450 जो होते हैं इसके अंदर भी हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द मैच द आयरन कॉपर प्रोटीन्स बायोलॉजिकल फंक्शंस इन टेबल। टेबल के अंदर बताना है मैच द फ्लोइंग। सिंपल क्या है कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन के अंदर ए में क्या है, हेमरिथिन है। तो हेमरिथिन क्या होता है, हेमरिथिन सिंपल O2 ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है। और हेमोसाइनिन भी आपको O2 ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पर Z O2 ट्रांसपोर्ट। सिंपल ये है कि ए जो हो रहा है मैच कर रहा है किससे, 2 से मैच कर रहा है कि हेमरिथिन जो होता है वो भी O2 ट्रांसपोर्ट होता है, और हेमोसाइनिन भी O2 ट्रांसपोर्ट होता है, और ये Z से मैच करेगा। मतलब ऑप्शन आपका ए भी हो सकता है और आपका ऑप्शन बी भी हो सकता है। ये ऑप्शन फर्स्ट मैच कर गया है। बी ऑप्शन में साइटोक्रोम P450 दे रखा है, ये सिंपली होता है टायरोजिनेज होता है। साइटोक्रोम B450 जो होता है, B450 जो होता है वो टायरोजिनेज होता है, और ये क्या होता है, और सिंपली ये क्या होता है, ऑक्सीजनेज होता है। तो सिंपली क्या होता है, जो बी होगा वो बी थर्ड हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। तो बी थर्ड एक्स किस में है, ऑप्शन ए में। अब रिस्की जो प्रोटीन होता है, रिस्की प्रोटीन क्या होता है, एजुरिन होता है। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जो रिस्की प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी का जो हो जाएगा, वो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। सी का 1 वाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया कैरिड और बाय द एंजाइम्स नाइट्रोजनेटेड्स। आपको बताना है कि जब हम नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जब नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कैरिड करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन से फिक्सेशन करते हैं रिएक्शन बाय नाइट्रोजनेज के साथ। तो यहाँ पर ये हो जाए नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं 8 प्रोटॉन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 16 mg ATP, तो आपको अमोनिया देखने को मिलती है और H2 देखने को मिलती है, और यहाँ पर 16 mg ATP भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एनर्जी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो रहा है, आपको 8 प्रोटॉन देखने को मिलता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है
8 इलेक्ट्रॉन की बात करना है, इलेक्ट्रॉन की बात करना है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन प्रोटॉन भी पूछ देते हैं कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व है, तो वो भी प्रोटॉन भी 8 ही प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 8 ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम नाइट्रोजन को अमोनिया से कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन बाय नाइट्रोजनेज के अंदर में, एंजाइम के अंदर में, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, यहां तक आपने वॉच किया हो अभी तक तो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर करके जाना जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो इस तरह मैं आपको वीडियो लेकर के आता हूं। तो आपके पास अभी ऑर्गेनिक बचा हुआ है, तो मैं जल्द से जल्द आपको ऑर्गेनिक करा दूंगा, आपको एग्जाम से पहले आपको ऑर्गेनिक करा दूंगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन में फोकस करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मजा लो, एंजॉय करो और उसको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिवाइंड करो, डिस्कस करो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।